हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू एडुटैप। और आप देख रहे हैं हमारी कैब फाउंडेशन सीरीज का ये वीडियो जहां पर हम एबीएफएम एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। एंड अगेन टुडे लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द एमसीक्यूज फ्रॉम द मॉड्यूल ए ऑफ द एबीएफएम कंपोनेंट। और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, दोबारा रिमाइंड करा दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मंडे टू सैटरडे हर दिन कैब के जो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, बीआरबीएल, एबीएफएम और बीएफएम, इनसे जुड़ी हुई एमसीक्यूज डिस्कस करने को मिलते हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एवरी इवनिंग 7 PM वी कम अप विद दीज वीडियोस, एंड अगेन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे दोबारा से बीआरबीएल, एबीएफएम एंड बीएफएम को हम लोग रिपीट करते हैं। तो ये वीडियोस बिल्कुल भी मिस आउट मत करिए, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए अगर आपको इन वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन अपने फोन या पीसी के ऊपर चाहिए तो। ठीक है। इसके बाद लेट अस मूव अहेड एंड जंप ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे। क्वेश्चन नंबर 1 says which of the following does not qualify as an important aspect of staffing। स्टाफिंग का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। डेवलपिंग टैलेंट इन वर्कर्स, रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग स्टाफ मेंबर्स, कंटेंटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉइज एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जब भी हम स्टाफिंग की बात करते हैं दोस्तों, यहां पर स्टाफिंग में आपको सबसे पहले रिक्रूटमेंट का ध्यान रखना पड़ता है कि जो आप लोग सिलेक्ट करने वाले हैं उनके सिलेक्शन का क्राइटेरिया किस तरीके से आप डिसाइड करेंगे, किन चीजों का आप ध्यान रखेंगे वाइल सिलेक्टिंग द कैंडिडेट्स। सिलेक्ट करने के बाद द अदर थिंग यू ऑल्सो पे अटेंशन इज ऑन ट्रेनिंग। जिन लोगों को आप रिक्रूट करते हैं, फिर उनको आपको जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं आपकी इंडस्ट्री में, वो स्किल्स आपको देने के लिए उनको ट्रेन करना पड़ता है। और इसके बाद जब वो आपकी इंडस्ट्री में, आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, यू ऑल्सो वर्क फॉर देयर मोटिवेशन, कि वो मोटिवेटेड रहें काम करने के लिए, और फाइनली वो सेटिस्फाइड रहें, कंटेंट रहें, राइट, ताकि आपकी कंपनी से बार बार जो इंप्लॉइज हैं वो ना जाएं, लीव ना करें। तो इन सभी चीजों में अगर आप देखोगे तो डेवलपिंग टैलेंट इन वर्कर्स, यस दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, आप टैलेंट्स जो है वो लेकर आते हैं। कंटेंटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉइज, यस दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टाफिंग। और इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज, वो जो मोटिवेशन वाला पार्ट है वो भी इसके अंदर आता है। लेकिन जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं, ये हमारे स्टाफिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। जो ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन है उसके अंदर हम लोग एलोकेशन करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अथॉरिटी का, ड्यूटीज का, एक्टिविटीज का टू द डिफरेंट एम्प्लॉइज। वो आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, स्टाफिंग के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज नॉट अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ स्टाफिंग। इसके साथ जाते आते मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं सेकंड क्वेश्चन से पहले, दैट वी हैव लॉन्च्ड अ मास्टर कोर्स फॉर द जेआईबी एग्जामिनेशन इन 2024। इस मास्टर कोर्स के अंदर आपको जो चारों कंपोनेंट्स है जैब के, इनके सेपरेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं अगर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोर्स चाहते हैं तो। अदरवाइज इफ यू वांट द कंबाइंड कोर्स फॉर ऑल द फोर, यू आल्सो गेट दैट। इस पूरे कोर्स को हमने बहुत अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर सेट किया है। यू कैन गेट दिस कोर्स विद 75% डिस्काउंट अगर आप JAIB 75 कोड को यूज करते हैं तो। और इसके अलावा इस कोर्स के अंदर आपको नोट्स मिलते हैं, वीडियो लेक्चर्स में, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं, डिस्कशन फोरम मिलता है फैकल्टी से बात करने के लिए, और इसके अलावा आपको एमसीक्यूज हर चैप्टर के साथ, चैप्टर वाइज क्विजेस भी हैं। आपको हर सब्जेक्ट के 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दिए गए, यानी कि 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यानी कि हर मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस, दैट इज 1000 क्वेश्चंस फॉर एवरी सब्जेक्ट इन द मॉक टेस्ट। एज वेल एज आपको चैप्टर के साथ जो क्विजेस दिए गए हैं वो भी अगर आप एमसीक्यू जोड़ देते हैं तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको अराउंड 2000 टू 2500 एमसीक्यूज कम से कम हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सभी सारी चीजें आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस के अंदर है। प्लीज गो एंड चेक आउट द कोर्स इफ यू आर इन रिक्वायरमेंट ऑफ एनी कोर्स फॉर जैब, या फिर आपके अगर कॉलीग्स या पीयर्स को ऐसे कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है तो उनको भी रिकमेंड आप कर सकते हैं। नाउ, which test is more helpful in determining an individual's potential to pick up new abilities quickly and easily। कोई भी इंडिविजुअल नई चीजें कितना जल्दी सीख सकता है, इसको डिटरमिन करने के लिए कि वो नई स्किल्स को कैसे एक्वायर कर पाएगा, इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ऑब्वियसली अगर इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, दिस इज ओनली अबाउट द लैंग्वेज इंग्लिश। आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है तो उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है। टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन अ पर्टिकुलर ट्रेड, किसी एक पर्टिकुलर स्किल में प्रोफिशिएंसी आपकी है या नहीं, वो पहले ही होनी चाहिए। यानी कि जब आप टेस्ट कर रहे हो कैंडिडेट का, उसके पास ऑलरेडी अगर प्रोफिशिएंसी है, कोई स्किल उसको आती है, तो आप वो उसको पता लग जाएगा, अदरवाइज आपको पता नहीं लगेगा। वो नई चीजें सीख सकता है नहीं सीख सकता है, ये आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट से पता नहीं चलता है। जनरल नॉलेज टेस्ट से भी आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट होती है कि आपको जनरल नॉलेज है या नहीं है। लेकिन जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट इज बेसिकली द टेस्ट ऑफ द एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल्स। एप्टीट्यूड का मतलब क्या है कि आपका जो टेम्परामेंट है, आपकी जो एप्टीट्यूड है, वो नई स्किल्स को सीखने के लिए कितनी अच्छी है। तो ये आपको एप्टीट्यूड टेस्ट से पता चलता है। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग
is a good source for filling the vacant positions with people from departments that already have too many workers. एक डिपार्टमेंट में जहां पर ऑलरेडी काफी वर्कर्स हैं, वहां पर वेकेंट पोजीशंस आपको फिल करनी है, तो आप एक गुड सोर्स जो आपके लिए हो सकता है उन वेकेंट पोजीशंस को फिल करने का, वो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस से आप लोग लेकर आ सकते हैं, रिलोकेशंस कर सकते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट से लोगों को लेकर आ सकते हैं, प्रमोशंस से यानी कि जो लोअर लेवल पे एम्प्लॉइज हैं उनको प्रमोट करके आप लेकर आ सकते हैं, या फिर फ्रेश रिक्रूटमेंट कर सकते हो, नए लोगों को आप लेकर आ सकते हैं। तो यहां पर आप ध्यान रखिए, हमें वेकेंट पोजीशंस फिल करनी है with people from departments that already have too many workers। जो डिपार्टमेंट्स में जहां पर ऑलरेडी ज्यादा वर्कर्स हैं, वहां उन डिपार्टमेंट से अगर आप लोगों को निकाल करके वेकेंट पोजीशंस को फिल करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रीलोकेशन करनी पड़ेगी, आपको डिपार्टमेंट से शफल करने पड़ेंगे। यू हैव टू मूव योर एम्प्लॉइज फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। अगर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग हैं, तो उनको वेकेंट पोजीशन फिल करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट में लोग चाहिए, तो आप रीलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, अ मैनेजर्स प्रोपेंसिटी to make use of knowledge about subordinates in ways that lead to incorrect perceptions of those subordinates is referred to as। एक मैनेजर की अगर ये प्रोपेंसिटी है, टेंडेंसी है, that he uses the knowledge about his subordinates, उसके अंडर जो काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं उनके नॉलेज को यूज करके he makes incorrect perceptions, गलत परसेप्शंस बनाता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स के बारे में, तो इसे क्या बोलेंगे? ग्लास सीलिंग इफेक्ट। ग्लास सीलिंग इफेक्ट ये नहीं होता है। ग्लास सीलिंग इफेक्ट इज बेसिकली व्हेन देयर इज एन इनविजिबल बैरियर टू द ग्रोथ और प्रमोशन इन योर करियर। किसी वजह से अगर आपके करियर के ऊपर ग्रोथ जो है, वो ग्रोथ अगर लिमिट हो गई है ड्यू टू एनी रीजन, आपका बॉस आपको पसंद नहीं करता है, या फिर आपकी जो पॉलिसीज हैं आपके कंपनीज के अंदर, वो पॉलिसीज आपको अलाउ नहीं करती हैं, और ये यूजुअली फीमेल वर्कर्स के साथ ये फिनोमेना ज्यादा देखने को मिलता है कि हायर पोजीशंस के ऊपर आप फीमेल वर्कर्स को प्रमोट नहीं करते हैं, तो ये होता है आपका ग्लास सीलिंग इफेक्ट, राइट। फिर विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग क्या होता है? व्हेनेवर यू डिस्क्लोज सम मिसकॉन्डक्ट और सम रॉन्ग डूइंग ऑन पार्ट ऑफ एनी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही कोई एम्प्लॉय है और वो किसी गलत चीज को एक्सपोज करता है, तो उसको विसल ब्लोइंग बोलते हैं। ठीक है, एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहां पर नहीं आएगा। अगर इनकरेक्ट परसेप्शन की बात है, तो हमेशा यहां पर आपको बायस का ध्यान रखना है। बायस इज इनकरेक्ट परसेप्शन दैट इज क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ अ एम्प्लॉय और अ वर्कर बिकॉज ऑफ सम डेटा और नॉलेज जो उसको है, लेकिन ये जो परसेप्शन होता है ये गलत होता है, इसीलिए उसको बायस बोलते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर आपका बनेगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी। Now the last question for the day, for resolving which of the following issues training proves to be the most successful method। किस इशू को रिजॉल्व करने के लिए ट्रेनिंग सबसे अच्छा तरीका है? अगर स्किल गैप्स हैं उससे वो ट्रेनिंग से सही हो सकते हैं, एटीट्यूडनल इशू ट्रेनिंग से सही हो सकता है, इनसफिशिएंट मोटिवेशन नहीं है तो ज्यादा मोटिवेशन ट्रेनिंग से आ सकती है, या फिर अटेंडेंस डिफिकल्टीज हैं, अटेंडेंस रेगुलर नहीं है तो अटेंडेंस बढ़ाई जा सकती है यूजिंग योर ट्रेनिंग। तो यहाँ स्किल गैप को पूरा करना, स्किल्स बढ़ाना, या एटीट्यूड को सही करना, या फिर मोटिवेशन बढ़ाना, या फिर अटेंडेंस को इंक्रीज करना, किस चीज के लिए ट्रेनिंग आपके लिए सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देने वाले हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। फटाफट जाइए कमेंट सेक्शन में और आंसर बताइए ABCD क्या आपके हिसाब से करेक्ट आंसर होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। और इसी के साथ मुझे यहाँ पर दीजिए इजाजत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।